नमस्कार दोस्तों, टीएनसी बुलेट सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि आपको पता है कि हम रोज सुबह 7 बजे आपके पास में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो लेके आते हैं और उस इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में जो है वो बहुत अच्छे तरीके से डिस्कशन होता है। उसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सारी चीज़ें डिस्कस की जाती है। कौन सा एग्जाम में कितनी बार आया हुआ है, कौन सा क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, वो सारी चीज़ें जो हम पूछे जाते हैं। जैसा कि आपको पता है कि पहले भी जो है वो हमने एक 200 इम्पोर्टेंट जो है वो टॉपिक की पीडीएफ जो है वो शेयर की थी। बहुत सारे बच्चों के जो है टेलीग्राम पे मैसेज भी आते हैं, इवन कोचिंग के आप जो है वो व्हाट्सएप पे जाके भी जो है वो आप पूछ सकते हो कि जो 200 इम्पोर्टेंट टॉपिक की जो क्लास थी, ठीक है ना, वो पूरी लिस्ट बना रखी है, ठीक है ना। उसको हम वहाँ से टॉपिक जो है वो उठाते हैं और उसको जो हम फिनिश करते हैं। साथ के साथ जो बच्चे बताते हैं कि जो टॉपिक हार्ड है, जिनको समझने में दिक्कत आती है, वो टॉपिक भी जो है वो कमेंट के माध्यम से आप बता सकते हो, ताकि हम इसको अच्छे तरीके से जो है वो डिस्कशन कर सकें। रोज एक अर्ली मॉर्निंग जो है हमारे पास में एक अच्छा टॉपिक जो है वो कंप्लीट होता है। सुबह की दिन की शुरुआत अच्छी होती है तो बाकी दिन भी जो है वो अच्छा जाता है, ठीक है ना। क्योंकि सुबह अगर आपने काम कर लिया, कहते हैं ना कि जो शुरुआत दिन की अच्छी हो जाएगी तो उसके बाद पूरा दिन जो है वो अच्छा जाना ही जाना है। तो उसी बिहाफ पे हमने इसका टाइम भी जो है वो सुबह 7 बजे रखा है कि 7 बजे उठते ही जो है वो आप तुरंत एक टॉपिक जो है वो फिनिश करें। बहुत सारे बच्चों के नाम तो मैं शेयर नहीं करूंगा, लेकिन बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर मैं सिर्फ क्लास के लिए ही जल्दी उठता हूँ, ठीक है ना। पहले मैं क्लास नहीं उठता था, लेकिन सिर्फ क्लास के लिए ही जो जल्दी उठता हूँ। या कई बच्चे कहते हैं कि सर मैं उठने के बाद सिर्फ और सिर्फ जो है वो 7 बजे का इंतजार करते रहते हैं कि कब जो है वो क्लास आएगी और कब हम उसको जो है वो फिनिश करेंगे। पहले ही नोट्स वो कॉपी लेके जो है बैठ जाते हैं, ताकि जैसे क्लास आए और उसके बाद जो है वो हम आगे पढ़ें। एक बच्चे का कल भी मैसेज आया था कि सर जो रैंक मेरे पहले टेस्ट में आ रही थी उसमें बहुत ज़्यादा जो है वो इम्प्रूवमेंट हुआ बिकॉज ऑफ दिस क्लासेज। तो ये सारे मैसेज या कमेंट जो है वो बहुत अच्छे लगते हैं। डायरेक्ट भी आते हैं, टेलीग्राम पे भी आते हैं, और जो हमारे पास में टीएनसी का जो है वो टेलीग्राम वहाँ पे भी आते हैं। तो ये बहुत अच्छा लगता है। क्लासेज हम बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेज जो हमने 200 इंपॉर्टेंट पीडीएफ जो आपके सामने शेयर की थी, वहीं से जो हम टॉपिक लेते हैं और उनके बारे में जो डिस्कस करते हैं। उन 200 टॉपिक से बाहर जो एग्जाम में कभी भी कोई क्वेश्चन आएगा, ये मैं कह रहा हूँ, ठीक है। तो वो पीडीएफ भी जो है जो बच्चे मांगते हैं वो मैं उनको प्रोवाइड करवा देता हूँ, और उसी से हम जो है वो कंटिन्यूस नोट्स बना के आगे जो है वो पढ़ते रहते हैं। क्लियर है? तो आप कंटिन्यूटी रखो। एक दिन में कोई चीज़ नहीं होती है, लेकिन एक दिन जो है वो चीज़ें जरूर होगी, ठीक है। जो भी आपकी कमियां हैं वो धीरे धीरे जो है वो क्लियर कीजिए, और पढ़ने के भले चाहे एक टॉपिक पढ़िए या आधा टॉपिक पढ़िए, मेरा हर टाइम से ही यही कंसर्न था कि उस टॉपिक को जो है वो इस तरीके से फिनिश कर लीजिए कि उससे बाहर तो एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन ना आ पाए, ठीक है ना। 100% क्वेश्चन जो है वो उस एग्जाम से आएगा, उस टॉपिक से जो है वो क्वेश्चन निकल के आएगा। नोट्स आप इसके कंटिन्यू बनाइए, क्योंकि प्रॉपर नोट्स जो है वो आपको जब एग्जाम आ जाएंगे, 1-2 महीने रहेंगे, तो वहाँ पे रिवीजन करने में जो है बहुत ज़्यादा हेल्प रहेगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप नोट्स बनाइए, और जो टॉपिक आप भेज रहे हो या जो टॉपिक जो है वो टफ है, उसको हम इजी लैंग्वेज में जो है वो फिनिश करते हैं और उसको हम आगे बढ़ते हैं। तो चले आगे शुरुआत करते हैं और आगे बढ़ते हैं। आज का हमारे पास में टॉपिक रहेगा दोस्तों लोचिया, ठीक है। ये लोचिया जो है वो हमारे पास में गायने का टॉपिक है, और टॉपिक थोड़ा सा छोटा है, लेकिन इसमें से एग्जाम में क्वेश्चन जो है वो निकल के आते हैं। तो क्यों ना हम उस टॉपिक को क्लियर करें जो छोटा भी हो और अच्छे तरीके से उसमें एग्जाम में क्वेश्चन भी निकल के आए, क्योंकि एग्जाम में मार्क्स लाना जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है। तो कंठस्थ जो है वो जी जान से अपने पास में जुड़ जाइए। मैं कह रहा हूँ, अगर आप अपने आप को एक कमरे में बंद कर लोगे और 6 महीने के लिए आप अपने आप को दे दोगे ना, तो मैं आपको लिख के दे रहा हूँ कि कोई भी एग्जाम ऐसी नहीं रहेगी जिसको आप जो है वो क्रैक नहीं कर सकते। कोई भी एग्जाम जो है वो हार्ड वर्किंग मांगती है। कहते हैं ना कि सफल लोग जो होते हैं वो हमेशा कोई अलग काम नहीं करते, बल्कि उसी काम को जो है वो अलग तरीके से करते हैं, ठीक है। भाई क्रिकेट खेलने के लिए तेंदुलकर के पास में कोई अलग बैट नहीं होता था, विराट कोहली के पास नहीं है, या जसप्रीत बुमराह के पास में नहीं है। चीज़ वही होती है, बस उस काम को अलग तरीके से कर सकते हैं। जैसे रोहित शर्मा जिस तरीके से पुल शॉट मारता है, वैसे कोई नहीं मारता। तो ठीक उसी तरीके से कि जीतने वाले अलग काम नहीं करते, उसी काम को अलग तरीके से करते हैं। तो आप जैसे सिलेक्शन वाले बच्चे हो तो कोई अलग काम नहीं करोगे, अलग टॉपिक नहीं पढ़ोगे। ये टॉपिक ऑलरेडी जो है वो बुक्स में है, ठीक है, यूट्यूब पे है ऑलरेडी, जो है वो सब जगह है, सबके पास में फ्रीडम है इसको पढ़ने की। लेकिन कौन सा टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है और उसको कितना जल्दी कवर किया जा सके, वो इंपॉर्टेंट है, मतलब अलग तरीके से। और आपको पता ही है दोस्तों कि कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो आपको उतना ही पढ़ना है जितना बाकी लोग पढ़ रहे हैं, उससे आपको थोड़ा सा जो है वो ज़्यादा पढ़ना होता है, ठीक है ना। क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम का मतलब यही होता है कि
80% क्वेश्चन सोल्व करें या 90% क्वेश्चन सोल्व करें, ये मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि बाकी लोग कितना कवर कर रहे हैं, उससे आप ज़्यादा कवर करो। तो उसके लिए आपको जो है वो एडिशनल चीज़ें चाहिए, और वो एडिशनल चीज़ें जो हम आपको प्रोवाइड करते हैं। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं और आगे बढ़ते हैं। टॉपिक रहेगा हमारे पास में लोचिया। और क्वेश्चन आंसर की बात करें तो इसके अंदर क्वेश्चन आंसर जो बेसिकली निकल के आता है कि लोचिया जो है वो कब स्टार्ट होता है, पोस्टपार्टम हेमरेज या पोस्टपार्टम में कंडीशन होती है, जैसे ही डिलीवरी होगी, डिलीवरी होने के बाद में जो है वो उसके बाद से चालू होगा, जिसको हम इन्वोल्जन कहते हैं। इन्वोल्जन क्या हो गया कि जो भी हमारे पास में ऑर्गन, जैसे आपने देखा था कि प्रेगनेंसी के अंदर यूट्रस की साइज बढ़ गई है, वेट बढ़ गया है, लेंथ बढ़ गई है, तो वापस से जो ऑर्गन जो अपने नॉर्मल पोजिशन में आते हैं उसको हम कहते हैं दोस्तों इन्वोल्जन। ठीक है, तो वो इन्वोल्जन की जो कंडीशन आती है उस टाइम पे जो हमारे पास में लोचिया चलता है, ये भी हमारे पास में 4 to 6 वीक का चलता है। डिलीवरी के जस्ट बाद से लेके 1.5 से 2 महीने का, 1 से 1.5 महीने का टाइम होता है, यानी कि 4 to 6 वीक का टाइम होता है। उस टाइम पीरियड को हम जो है वो लोचिया कंडक्ट करवाते हैं। और उस लोचिया में हम देखते हैं कि जो भी सीक्रेशंस निकलता है वेजाइना के थ्रू, ऑफकोर्स जब डिलीवरी होने के बाद ऐसा तो नहीं है कि एक ही दिन के अंदर जो है वो सारी चीज़ें जो है वो फिनिश होगी, तो वो जो हमारे पास में सीक्रेशंस निकलता है, तो उस सीक्रेशंस या लोचिया को जो हम 3 कैटेगरी में जो है वो डिवाइड करेंगे। वो 3 कैटेगरी में जो है वो हमारे पास उन्हीं 3 कैटेगरी पे हमारे पास में क्लास रहेगी। ठीक है, कि कैटेगरी नॉर्मल कितनी होती है, कितने टाइम तक होती है, किस में कौन कौन सी चीज़ें चेंजेज आएगी, अगर एबनॉर्मलिटी होगी तो क्या क्या चीज़ें चेंज आएगी। जैसे हमारे पास में, जैसे कि हमारे पास में रूब्रा आ गया, रूब्रा स्टेज आ गई, फर्स्ट स्टेज आ गई हमारे पास में लोचिया रूब्रा। तो वो कब से कब तक चलती है, मतलब कितने दिनों तक चलती है। ठीक है, जैसे हमारे पास में 0 डेज से लेकर 6 डेज तक चलती है। फिर उसके बाद में हमारे पास में जो है उसमें क्या क्या चीज़ें हमें देखने को मिलेगी, लोचिया का कलर कैसे रहेगा, वो कलर क्यों ऐसा रहेगा, कितने अमाउंट में रहेगा, नॉर्मल रहेगा तो क्या चीज़ें आएगी, एबनॉर्मल रहेगा तो कौन कौन सी चीज़ें जो है वो हमें दिखाई देगी। तो वो सारी चीज़ें ऐसे हम 1 by 1 करके तीनों टाइप को जो है पढ़ेंगे और उसके बाद जो हम डिस्कशन करेंगे। क्लियर है, तो 1 by 1 करके पढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो पहली चीज़ हमारे पास में आएगी लोचिया। लोचिया के बारे में हम इंट्रोडक्शन लेते हैं। लोचिया एक सिंपल डेफिनेशन याद रखो, बड़ी डेफिनेशन आपको दिख रही होगी, पूरा बोर्ड जो है वो भर गया है, लेकिन सिंपल चीज़ों में बात करें कि जैसे डिलीवरी होगी, जैसे चाइल्ड बर्थ हो गया, डिलीवरी होगी, उसके बाद क्या होता है कि वेजाइना से धीरे धीरे भी जो है वो डिस्चार्ज कंटिन्यूसली आते रहते हैं। ऐसा तो नहीं है कि एक ही दिन में बंद हो जाएगा। तो वो कंटिन्यूस जो है वो डिस्चार्ज क्यों आते हैं, वो हमारे पास में जो यूट्रस है उसकी जो सेल्स रह गई उनकी सीडिंग होती है, देन अंदर जो ब्लड कंटेंट है, म्यूकस कंटेंट है, प्लेसेंटा का कुछ कंटेंट है, वो सारा जो है वो धीरे धीरे जो है वो वेजाइना के थ्रू, एक ही तो रास्ता है, तो वेजाइना के थ्रू जो है वो बाहर निकलेगा, जिसको हम वेजाइनल डिस्चार्ज कहते हैं। और ये जो है वो हमारे पास में रिकवरी में हेल्प करते हैं। नॉर्मल रहेगा तो अच्छे तरीके से रिकवरी होगी, वो सारे ऑर्गन अपनी जगह पे वापस सही तरीके से, इन्वॉल्जन सही तरीके से हो जाएगा, टाइम डे टाइम हो जाएगा। ठीक है, और अगर कोई भी प्रॉब्लम आ गई, जैसे पोस्टपार्टम हेमरेज आ गया या कोई इन्फेक्शन आ गया या कोई भी कॉम्प्लिकेशन आया, तो उसमें हमारे पास में लोचिया के माध्यम से ही जो है पता चलेगा। लोचिया इन द सेंस कि जो वेजाइनल कंटेंट है या वेजाइनल डिस्चार्ज है उसी को लोचिया कहा जाता है। और वो वेजाइनल डिस्चार्ज, मोटी मोटी बातें कि जो वेजाइना के द्वारा बच्चे होने के बाद जो डिस्चार्ज निकलता है उसको हम कहते हैं लोचिया। ठीक है, और वो लोचिया जो है वो 3 स्टेज में हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब वो लोचिया कितना निकलेगा, कैसे निकलेगा, किस अमाउंट में निकलेगा, नॉर्मल में कैसे होगा, एबनॉर्मल में कैसे होगा, वो सारी चीज़ देखेंगे। नॉर्मल रहेगा तो वो इन्वॉल्जन में हमें बहुत अच्छे तरीके से जो है वो हेल्प करेगा। ठीक है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें निकलती है, म्यूकस कंटेंट निकलता है, ब्लड निकलता है, यूट्रस सीड निकलती है, प्लेसेंटा की जो है वो कंटेंट निकलते हैं, वो सारी चीज़ें निकलते हैं। ठीक है, तो ये एक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन भी देंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है नॉर्मल रहेगा तो सारी चीज़ें नॉर्मल रहेगी। और ये बेसिकली जो है वो 4 to 6 वीक तक रहता है। जैसे बच्चा आज पैदा हुआ उसके बाद तो 4 to 6 वीक, यानी कि 1 से 1.5 महीने तक का जो है वो टाइम पीरियड होता है। तो 1 by 1 करके जो है उसको पढ़ते हैं। तो लोचिया इज द वेजाइनल डिस्चार्ज। लोचिया क्या है दोस्तों, वेजाइनल डिस्चार्ज, जो कि हमने ऑलरेडी बता दिया है। दैट अकर आफ्टर चाइल्ड बर्थ। ठीक है, जैसे डिलीवरी हो गई, जैसे बच्चा हो गया, उसके बाद से जो है वो शुरुआत हो जाती है। चाइल्ड बर्थ एज द यूट्रस सीड्स, यानी कि यूट्रस जो है वो उसकी जितने भी हमारे पास में सेल्स थी उनकी सीडिंग होता है। रिमेनिंग ब्लड, जो यूट्रस के अंदर ब्लड रह गया वो सारी चीज़ें, म्यूकस, जो म्यूकस रह गया, एंड प्लेसेंटल टिश्यू। प्लेसेंटा जैसे ही डिटैच होता है यूट्रस से, जैसे ही डिटैच होता है, जो हमारे पास में कॉर्ने विलाई होती है उनके सारी चीज़ें, वो सारे कंटेंट जो है वो वेजाइनल डिस्चार्ज के द्वारा ही जो है बाहर निकालते हैं। दिस इज द नेचुरल प्रोसेस। ये जो है वो नेचुरल प्रोसेस है, इसमें कोई कुछ नहीं करता है, सिर्फ नेचुरली जो है वो चीज़ें बाहर निकलती रहती है। इट इज़ अ नेचुरल प्रोसेस एंड प्ले ए क्रूशियल रोल
इन द बॉडी पोस्टपार्टम रिकवरी, पोस्टपार्टम रिकवरी होती है, ठीक है ना, यानी कि डिलीवरी के बाद का हो गया हमारे पास में पोस्टपार्टम, ठीक है। देन डिलीवरी वाला टाइम हो गया हमारे पास में इंट्रापार्टम या लेबर, और पहले आ गया हमारे पास में प्रीपार्टम, ठीक है ना। तो ये 3 स्टेज है। तो डिलीवरी जैसे ही हुई, जैसे बच्चा बाहर आ गया, प्लेसेंटा बाहर आ गया, उसके बाद की स्टार्ट होगी दोस्तों पोस्टपार्टम। तो पोस्टपार्टम रिकवरी में जो है वो ये मेन रोल प्ले करते हैं। द डिस्चार्ज ओरिजिनेट फ्रॉम द प्लेसेंटल साइड। अब डिस्चार्ज देखो कहाँ से निकलेगा, ठीक है। डिस्चार्ज निकलता है प्लेसेंटल साइड, जहां से प्लेसेंटा अटैच था वहां से, एंड द यूट्रनल लाइनिंग, यानी कि यूट्रस जहां से अटैच था, हेल्पिंग द यूट्रस रिटर्न द प्री प्रेगनेंसी साइज, ठीक है। यानी कि वापस से जो है वापस से अपनी प्री प्रेगनेंसी स्टेज में जाएगा। प्री प्रेगनेंसी स्टेज में इन द सेंस कि जैसे पहले यूट्रस तो वो कितना था हमारे पास में 60 ग्राम का था, डिलीवरी के टाइम पे जो है वो 100 ग्राम का हो गया, तो वापस वो 100 ग्राम से 60 ग्राम का होगा। तो वहां तक उसको कहते हैं दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इन्वोल्यूशन, ठीक है। इन्वोल्जन जो है उसको कहा जाता है। तो ये इन्वोल्जन में भी जो है वो हेल्प करते हैं, या कहते हैं कि इन्वोल्जन की कंडीशन हम जो है वो लोचिया के माध्यम से देख सकते हैं। लोचिया यूजुअली लिस्ट फॉर अबाउट 4 to 6 वीक। ध्यान रखना, काफी बार एग्जाम में पूछा गया कि लोचिया कब से कब तक होता है, तो ये लोचिया होता है 4 to 6 वीक तक का होता है, 1 से 1.5 महीने का, 1 महीने में 4 वीक होते हैं। एंड ग्रेजुअली डिक्रीज द ओवर द टाइम, और धीरे धीरे ये जो है वो कम भी होता रहता है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास में टाइप ऑफ लोचिया। आज की क्लास का मेन इंपॉर्टेंट थिंग्स ही जो है वो हमारे पास में क्या है, लोचिया के टाइप ही है। तीनों को ही हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहली चीज आ गई कि लोचिया इज क्लासिफाइड इनटू 3 स्टेज, ठीक है। लोचिया जो है वो 3 स्टेज के अंदर जो है वो क्लासिफाइड किया गया था, और ये 3 स्टेज जो है वो बेस्ड किसके ऊपर थी, कलर एंड कंसिस्टेंसी, यानी कि जो कलर निकला वेजाइना का, जिस तरीके से कलर निकला, जैसे लोचिया रूब्रा, ठीक है। तो लोचिया रूब्रा जो है वो रेड कलर का होता है। तो रेड कलर होता है, वो रेड कलर क्यों होता है, क्या क्या चीजें होती है, उनको 1 by 1 करके हम डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास में लोचिया को जो है वो 3 स्टेज के अंदर डिवाइड किया गया है, ठीक है। और वो किसके ऊपर बेस्ड होती है, पहली चीज कलर, यानी कि लोचिया रूब्रा, रेड्रा, इन सब चीजों में जो है वो हमारे पास में कलर अलग अलग होंगे, ठीक है। तो कलर के ऊपर, एंड कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी इन द सेंस कितना निकल रहा है, कितने अमाउंट में निकल रहा है, कब कब निकल रहा है, किस तरीके से वो डिक्रीज हो रहा है, पहले दिन इतना निकला, दूसरे दिन कम निकला, तीसरे दिन और कम निकला। तो इस तरीके से जो है वो कंसिस्टेंसी उसकी जो है वो किस तरीके से, तो इसके कलर और कंसिस्टेंसी इसके ऊपर जो है वो डिपेंड करता है। तो पहली चीज आ गई दोस्तों लोचिया रूब्रा, पहली स्टेज आ गई हमारे पास में लोचिया रूब्रा, और ये होती है दोस्तों फर्स्ट 3 to 5 डेज। अच्छे तरीके से ये सारी एक एक लाइनें मैंने जो है वो बिल्कुल छांट के जो है वो लिखी है, तो ये चीज ध्यान रखना। पहली स्टेज आ गई हमारे पास में लोचिया रूब्रा, जो कि बेसिकली होती है 3 to 5 वीक की होती है। अब देखो नाम से पता है रूब्रा है, रूब्रा इन द सेंस ये रेड कलर की होगी, ठीक है। इट इज ब्राइट रेड इन कलर। अब देखो कलर किस तरीके से हो गया, ब्राइट रेड। अब ब्राइट रेड क्यों होगा, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्रेश ब्लड। अब देखो डिलीवरी हुई है, डिलीवरी अभी लेटेस्ट हुई है, क्योंकि ये कब से कब तक चल रहा है दोस्तों, ये चल रहा है 3 to 5 डेज के अंदर। तो डिलीवरी अभी 1 दिन पहले हुई है, या 2 दिन पहले हुई है, या 3 दिन पहले हुई है, ठीक है। तो उसमें हमारे पास में जो है वो डिलीवरी हुई है, तो उस कंडीशन में जो है फ्रेश ब्लड बाहर निकलेगा, उससे हमारे पास में वेजाइनल जो डिस्चार्ज निकलेगा म्यूकस के साथ में, या हम कहें प्लेसेंटल टिश्यू के साथ साथ में जो है फ्रेश ब्लड जो है बाहर आएगा। इसलिए इसको क्या बोला दोस्तों, लोचिया रूब्रा बोला। और ये किसकी वजह से था, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्रेश ब्लड। और फ्रेश ब्लड क्यों, क्योंकि डिलीवरी अभी अभी जो है वो हुई है। इट हैज ए हैवी फ्लो, यानी कि ये हैवी फ्लो होता है, एंड मे कंटेंट ब्लड क्लोट्स, साथ के साथ जो है वो छोटे छोटे ब्लड के क्लोट्स भी आएंगे, क्योंकि वहां पे जो है वो बिल्कुल सेपरेट हुआ है टिश्यू, हमारा प्लेसेंटा सेपरेट हुआ, तो वहां पे ब्लड क्लोट्स भी आएंगे और हैवी फ्लो में आएगा, ब्लड जो हो बहुत ज्यादा कंटेंट के अंदर जो है वो आएगा। कंपोज ऑफ, अब देखो क्या क्या कंपोजिशन होता है इसके अंदर, कंपोज ऑफ ब्लड, इसके अंदर मेजोरिटी रूप में 90% चीजें क्या आती है दोस्तों, ब्लड रहता है। एंड फ्रेगमेंट ऑफ डेसिडुआ, डेसिडुआ क्या होता है दोस्तों, जो यूट्रस की इनर लाइन होती है इसको हम बोलते हैं डेसिडुआ, ठीक है। तो फ्रेगमेंट्स ऑफ डेसिडुआ, फ्रेगमेंट इन द सेंस इसके छोटे छोटे जो टुकड़े हम कह सकते हैं, तो वो फ्रेगमेंट्स जो है वो आते हैं। यूट्रस जो लाइनिंग होती है, म्यूकस, म्यूकस सिक्रेशंस है ना वो वाला, एंड फीटल मेम्ब्रेन, फीटल जो फीटस की आउटर मेम्ब्रेन थी जिसको हम जो है वो एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन बोला था, ठीक है ना। तो वो फीटल मेम्ब्रेन, वो सारी चीजें है, लेकिन मोर अमाउंट में क्या होगा दोस्तों, मोर अमाउंट में ब्लड आएगा। इट में हैव माइल्ड मेनिस्ट्रेशन लाइक कलर, यानी कि ये किस तरीके का दिखाई देगा आपको, जैसे मेनिस्ट्रेशन साइकिल होता है, एमसी साइकिल होता है, उस कलर का जो है वो ब्लड बाहर निकलेगा, ठीक
ठीक है। अब देखो एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन पूछाते हैं उसको मैं डिस्कस कर लेता हूं। ठीक है, पहली चीज स्टेज का नाम पूछ सकते हैं कि पहली स्टेज जो है वो कौन सी होती है, और न सिर्फ नाम पूछ सकते हैं बल्कि पूछा भी गया है। तो पहली स्टेज हमारे पास में जिसको हमने क्या बोला दोस्तों, लोचिया रूब्रा। सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है, ये सब चीजें मैं बता रहा हूं जो पूछी गई है, इसकी हर एक लाइन से क्वेश्चन पूछी है। सेकंड क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें कि ये कितने टाइम तक होता है, तो ये फर्स्ट 3 to 5 डेज होता है, यानी कि 5 डेज तक जो है वो ये होता है। ठीक है, तीसरा पूछा जाता है कि ये किस कलर का होता है, तो ध्यान रखना ये ब्राइट रेड कलर का होता है। और ब्राइट रेड कलर क्यों, क्योंकि इसमें फ्रेश ब्लड जो है वो होता है। ठीक है, और कंसिस्टेंसी की बात करें तो कंसिस्टेंसी में जो है वो हेवी फ्लो होता है। ठीक है, कंटेंट ब्लड होता है और हेवी फ्लो होता है, जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल में सडनली ब्लड फ्लो होता है वैसे हेवी फ्लो होता है। तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें पूछा था, तीसरा क्या, चौथा पांचवा हो गया कंपोज, यानी कि इसके अंदर क्या क्या कंपोजिशन होता है। जैसे हमारे पास में रूब्रा, लोचिया रूब्रा सिरोसा आएगा, उसके अंदर WBC ज्यादा मिलेगी। ठीक है, तो इसके अंदर मेन कंपोजिशन क्या मिलता है, ब्लड मिलेगा एंड डेसिडुआ मिलेगा। और डेसिडुआ क्या है दोस्तों, यूट्रस की लाइनिंग है। म्यूकस मिलेगा एंड फीटल मेम्ब्रेन जो है वो कंटेंट मिलेंगे। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन जो है वो पूछेंगे, तो इस तरीके से ध्यान रखना। ऐसे हमारे पास में नेक्स्ट स्टेज आ गई लोचिया सिरोसा। ये कब से कब तक होती है, ठीक है, इसका कलर किस तरीके से होता है, ठीक है, इसका कंसिस्टेंसी किस तरीके से होता है, फ्लो कैसे होता है कि फ्लो जो है वो धीरे धीरे हो जाएगा, एंड क्या क्या कंपोजिशन होते हैं। तो ये सारी चीजें जो है वो आपको याद में रखनी है। तो पहली स्टेज जो है वो हमारे पास में कंप्लीट होगी, दैट इज कॉल्ड फर्स्ट स्टेज लोचिया रूब्रा। क्लियर, याद रहना, बिल्कुल सेकेंडरी मेमोरी में जो है वो फिट कर लेना। सेकेंड आ जाते हैं हमारे पास में दोस्तों, दैट इज कॉल्ड लोचिया सिरोसा। अब देखो सिरोसा है इन द सेंस वहां पे कहीं ना कहीं जो है वो सीरस फ्लूइड होगा। भाई रूब्रा है तो वहां पे रेड चीज थी, रेड चीज क्या है, रेड चीज ऑब्वियसली ब्लड कंटेंट है। ठीक है, ब्लड क्लोट्स है। अब ये सिरोसा है, अब वहां पे क्या होता है, धीरे धीरे जो है वो क्या चीजें होती है, बेसिकली जो हमारे पास में सीरस फ्लूइड है वो दिखेगा, ल्यूकोसाइट्स, वो सारी चीजें दिखेगी। ठीक है, ये कब से कब तक होती है, ये 4 से लेके 10 दिन तक बीच में होती है। ठीक है, थोड़ा सा ओवरलैप आपको मिलेगा। ठीक है, यानी कि आप 5 से लेके 10 दिन तक जो है वो बेसिकली ये चीजें होती है। ठीक है, जिसको हमने बोला लोचिया सिरोसा। द कलर चेंजेस पिंकिश ब्राउन। अब देखो ये रेड से किस तरीके से होगा, पहले बिल्कुल रेड था, अभी पिंकिश होगा और उसके बाद में जो है वो ब्राउन में जाएगा। थोड़ा सा पिंकिश होने के बाद जो है वो ब्राउन जाएगा। एंड ब्लीडिंग रिड्यूस, अब धीरे धीरे जो ब्लड क्लोट्स निकल रहे थे वो धीरे धीरे जो है वो कम होने लग जाएंगे। ठीक है, कलर चेंजेज होगा, पिंकिश ब्राउन होगा। ठीक है, पिंकिश ब्राउन होने के बाद में धीरे धीरे जो है वो ब्लड क्लोट्स धीरे धीरे जो है वो रिड्यूस होना चालू हो जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। पहले वाले में था रूब्रा के अंदर जो है वो ब्लड क्लोट्स बहुत ज्यादा आ रहे थे, अब यहाँ पे ब्लड जो है वो धीरे धीरे रिड्यूस होने लग जाएंगे। एंड इंट कंटेंट लेस ब्लड, अब देखो इसके अंदर जो है वो ब्लड लेस हो जाएगा। पहले वाले के अंदर क्या था, ब्लड की क्वांटिटी ज्यादा थी, बाकी चीजें कम थी। ठीक है ना, बाकी चीजें क्या थी, जो हमारे पास में म्यूकस था, ये सारी चीजें कम थी। इसके अंदर क्या होता है, ब्लड जो है वो कंटेंट कम हो जाएगा और सीरस फ्लूइड ज्यादा हो गया, इसीलिए इसको क्या नाम दिया गया दोस्तों, लोचिया सिरोसा। याद रखना, इसी कारण जो है उसको क्या नाम दिया, लोचिया सिरोसा नाम दिया गया, क्योंकि इसमें सीरस फ्लूइड जो है वो ज्यादा है। देन उसके अंदर आरबीसी ज्यादा थी, इसके अंदर जो है वो ल्यूकोसाइट्स ज्यादा रहेगी, यानी कि WBC की संख्या जो है वो ज्यादा रहेगी, एंड म्यूकस रहेगा। क्लियर, दोनों को कंपेयर करके देखें, पहले वाले का कलर क्या था, रेड था, इसका क्या है, पिंकिश ब्राउन है। ठीक है, और उसके अंदर जो है वो हेवी फ्लो था, इसके अंदर जो है वो फ्लो बहुत कम हो जाता है, धीरे धीरे जो है वो डिक्रीज होता है। तीसरी चीज, उसके अंदर जो है वो ब्लड आरबीसी बहुत ज्यादा थी, इसके अंदर ल्यूकोसाइट्स बहुत ज्यादा है, WBC बहुत ज्यादा है। उसके अंदर ब्लड ज्यादा था, सीरस फ्लूइड या म्यूकस कम था, इसके अंदर ब्लड कम है और सीरस फ्लूइड जो है वो ज्यादा है और म्यूकस रहेगा ही रहेगा। ठीक है, एंड फ्लो बिकम लाइटर, अब ये धीरे धीरे जो है वो फ्लो धीरे धीरे रहेगा। एंड ऑडर रिमेन माइल्ड, और जो ओड्यूर पहले निकल रही थी, जो स्मेल पहले आ रही थी, बेसिकली तो जो है वो इतनी ज्यादा स्मेल नहीं आती है, लेकिन उससे भी जो है वो स्मेल कम हो जाती है। ठीक है, ये हो गया हमारे पास में लोचिया सिरोसा। और तीसरा आ गया हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड लोचिया एल्बा, जो कि सबसे लॉन्गेस्ट स्टेज होती है। यह भी एग्जाम में पूछा गया है कि लोचिया के अंदर सबसे लॉन्गेस्ट स्टेज कौन सी होती है, तो सबसे लॉन्गेस्ट स्टेज होती है दोस्तों लोचिया एल्बा। ठीक है, ये कब से कब तक होती है, ये डे 10 से लेके 4 to 6 वीक तक होती है, यानी कि 10 दिन से लेके 1.5 महीने तक जो है वो ये स्टेज होती है। तो सबसे लंबी स्टेज कौन सी होती है दोस्तों, लोचिया एल्बा होती है, जो कि पोस्ट पार्टम में होती है, 4 to 6 वीक तक चलती है। तो ध्यान रखना, सबसे लंबी स्टेज दैट इज कॉल्ड लोचिया एल्बा, थर्ड स्टेज लोचिया एल्बा। देन द डिस्चार्ज बिकम व्हाइटिश येलो। अब देखो पहले क्या था,
पहले वाला था रेड, उसके बाद हुआ हमारे पास में पिंकिश या फिर पिंकिश ब्राउन, अब उसके बाद में व्हाइटिश या फिर हम कह सकते हैं कि व्हाइटिश येलो। बिल्कुल व्हाइट भी नहीं होगा और बिल्कुल येलो भी नहीं होगा। येलो और व्हाइट के कॉम्बिनेशन को मतलब मान लीजिए दो कलर है, येलो और व्हाइट कलर, दोनों को जो है मिक्स कर दें, उसके बाद जो कलर निकलेगा उसको हम बोलेंगे दोस्तों व्हाइटिश कलर। तो इसका कलर जो है वो व्हाइटिश होता है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, पहले वाले का रेड, दूसरे का रेडिश ब्राउन, तीसरे का व्हाइटिश ग्लो। ठीक है। इट इज मेनली कंसिस्ट ऑफ म्यूकस। इसके अंदर क्या था, पहले के अंदर क्या था, सबसे ज्यादा रेड ब्लड सेल्स थी या ब्लड था, दूसरे के अंदर जो है वो सीरस था, इसके अंदर सबसे ज्यादा क्या हो गया दोस्तों, म्यूकस हो गया। साथ के साथ ल्यूकोसाइट्स एंड एपिथेलियल सेल्स, जो हमारे पास में टिश्यू, अब वो तो रिकवर हो गए, लेकिन जो एपिथेलियल सीडिंग है, क्योंकि आपको पता है एपिथेलियल टिश्यू जो है वो प्रेजेंट होता है आउटर लेयर पे, तो जो एपिथेलियल टिश्यू है उनकी सीडिंग होती है और होता है। इट हैज मिनिमम एंड नो ब्लड। अब इसकी कंसिस्टेंसी क्या होगी, धीरे धीरे डिक्रीज होगी, अब ऑलमोस्ट बिल्कुल जीरो होगी, ब्लड उसके अंदर बिल्कुल आपको देखने को नहीं मिलेगा, सिर्फ म्यूकस में जो है आपको देखने को मिलेगा। द फ्लो इज लाइट कंटिन्यूस अंटिल द यूट्रस हैज फुल्ली हील्ड, यानी कि इसका जो फ्लो है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा, कम होते होते इतना कम हो जाएगा और जब तक यूट्रस पूरा हिल ही नहीं होगा तब तक धीरे धीरे जो है वो कंटिन्यूसली कम होता रहेगा। तो ये चीज हो गई हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड तीनों स्टेज। क्लियर है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, मेन चीज इसी में से पूछा जाएगा। पहली स्टेज थी हमारे पास में लोचिया रूब्रा, सेकंड स्टेज थी हमारे पास में लोचिया सीरोसा, तीसरी स्टेज थी लोचिया एल्बा। अब तीनों को जो हूं मैं कंपैरिजन बता देता हूं और उसके बाद जो है वो आगे डिस्कस कर लेते हैं। एक पेपर ही में ले लेता हूं, उसके बाद जो है हम आगे जो है वो डिस्कस करेंगे। ये हमारे पास में आगे ये आगे हमारे पास में ये नहीं होगा, थोड़ा सा चेंज कर देंगे, बीच में ले लेंगे। ये एक हो गया लोचिया रूब्रा, लोचिया सीरोसा एंड उसके बाद लोचिया, ये हो गया हमारे पास में लोचिया रूब्रा, ये लोचिया सीरोसा और ये हो गया लोचिया दैट इज कॉल्ड एल्बा। अब 1 बाय 1 करके लेंगे। ये कब से कब तक हो रहा था दोस्तों, 3 to 5 डेज के अंदर, ये 4 to 10 डेज के अंदर, और ये था हमारे पास में 10 डेज से लेके 4 to 6 वीक तक जो है वो होता है। उसके बाद हम डिस्कस करें, इसमें जो है वो कलर क्या होता है दोस्तों, इसमें रेड होता है, इसमें हमारे पास में जो है वो पिंकिश ब्राउन होता है। क्या होता है, पिंकिश ब्राउन होता है, और ये जो है हमारे पास में येलो व्हाइट होता है, व्हाइटिश येलो, व्हाइटिश येलो होता है। क्लियर। इसके अंदर जो हो बेसिकली रेड ब्लड सेल्स होती है, या हम कहें कि आरबीसी सबसे ज्यादा होती है। इसके अंदर हमारे पास में सीरस होता है, सीरम होता है, इसके अंदर जो है वो म्यूकस सबसे ज्यादा होता है। क्लियर। देन उसके बाद इसमें फ्लो जो है वो बहुत ज्यादा होता है। इसकी अगर हम फ्लो की बात करें तो इसमें बहुत ज्यादा होता है, इसमें फ्लो जो है वो धीरे धीरे कम होता रहता है, और इसमें सबसे फ्लो जो है वो कम होता है। सबसे लंबी जो है वो हमारे पास में लोचिया एल्बा होती है। ठीक है। इसके अंदर हमारे पास में ब्लड क्लोट्स दिखाई देंगे, धीरे धीरे ये ब्लड क्लोट्स जो है वो हमारे पास में जो है वो कम होते रहेंगे। ठीक है, इसमें कम होते रहेंगे और इसमें जो हो बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। तीनों चीजें जो हमने डिस्कस कर ली, लोचिया रेब्रा, लोचिया सीरोसा एंड लोचिया एल्बा। ठीक है, तीनों को चीज़ों के बारे में डिस्कस करने के बाद आगे हम पढ़ेंगे कि नॉर्मल लोचिया और एबनॉर्मल लोचिया जो है वो क्या होता है। ठीक है, तो दोनों के बारे में डिस्कस करते हैं। पहले आ गया नॉर्मल लोचिया किसको कहेंगे। अब देखो कलर तो चीजें हो चेंज होगी, पहले रेड होगा, फिर पिंकिश होगा, फिर व्हाइट होगा। ठीक है, तो इसलिए ग्रेजुअली जो है वो हमारे पास में चेंज होगा। अगर मान के चलिए कि सेकेंड स्टेज में वापस से रेड आ रहा है तो एबनॉर्मल रहेगा। ठीक है, या फिर हम कहें कि थर्ड स्टेज, ठीक है, लोचिया एल्बा तक भी जो है वो हमारे पास में रेड आ रहा है तो भी हमारे पास में जो है वो प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, तो ग्रेजुअली चेंजेस फ्रॉम रेड टू पिंक, यानी कि सडनली जो है वो चेंजेस होगा, ग्रेजुअली होगा। 3 से 5 दिन के अंदर था, 5 से 10 दिन के अंदर जो है वो किस में आ गया, पिंकिश में चला जाएगा। तो रेड टू पिंक होगा, देन व्हाइटिश येलो होगा। ठीक है, तो धीरे धीरे ग्रेजुअली जो है वो चेंज होगा। 10 दिन के अंदर जो हो 3 प्रकार के चेंजेस हो जाएंगे। कैसे, पहले रेड हो जाएगा, फिर हमारे पास में पिंकिश हो जाएगा, फिर जो है वो व्हाइट हो जाएगा। तो 10 दिन के अंदर सारी चीजें जो है वो चेंजेस होगी। देन नो फाउल स्मेल। अच्छा, यहां पे मैं रिपीट कर रहा हूं, स्मेल आती है, ठीक है, लेकिन फाउल स्मेल नहीं आती है। फाउल स्मेल आता ना कि जिसको बिल्कुल जैसे कोई सड़े गले की चीजें होती है। ठीक है, तो फाउल स्मेल नहीं होती है, बाकी स्मेल जो है वो प्रेजेंट होती है। फ्लो ग्रेजुअली डिक्रीज ओवर द टाइम, और फ्लो जो है वो ग्रेजुअली डिक्रीज होता रहता है। जैसे पहले दिन जो है वो 100 ml निकला, फिर 90 ml, फिर 80 ml, फिर 70 ml, फिर 60 ml, ग्रेजुअली जो है हमारे पास में जो है वो डिक्रीज रहेगा। अगर एबनॉर्मल रहेगा तो हमारे पास में जो है वो उसमें फ्लो जो है वो कम नहीं होगा।
तो ये नॉर्मल लोचिया है। ठीक है, सारी चीज, तीनों चीज आपने पढ़ ली है तो ये सारी चीज जो है वो आसान हो जाएगी। उसके बाद आता है हमारे पास में एबनॉर्मल लोचिया, जो कि इंडिकेट करता है किसको, कॉम्प्लिकेशन को। कोई भी पोस्टपार्टम कॉम्प्लिकेशन होगी उसको इंडिकेट कौन करता है, लोचिया करता है। क्योंकि हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि पोस्टपार्टम हीलिंग को जो है वो इंडिकेटर है, पोस्टपार्टम कितना हील कर रहा है, पोस्टपार्टम स्टेज जो है वो हमारे पास में जो है वो कितना हील करी है, उसका इंडिकेटर कौन है, लोचिया है। तो ये लोचिया जो है अगर एबनॉर्मल लोचिया आएगा, इन द सेंस ये कॉम्प्लिकेशन को बताता है, और कॉम्प्लिकेशन क्या, पोस्टपार्टम की जो है वो कॉम्प्लिकेशन है। अब देखो क्या क्या हो सकता है। इफ लोचिया रिमेन ब्राइट रेड बियॉन्ड द 10 डेज, अगर लोचिया, ठीक है, हमारे पास में 10 दिन के बाद में भी जो है वो हमारे पास में रेड ही रहेगा, तो वो क्या इंडिकेशन दे रहा है कि कहीं ना कहीं जो है वो इन्वॉल्जन डिले हो रहा है। क्यों, क्योंकि वहां पे कहीं ना कहीं जो है वो ब्लीडिंग है, या प्लेसेंटल टिश्यू वहां पे अभी भी प्रेजेंट है, जिसकी वजह से ब्लड जो है वो आ रहा है। इफ लोचिया रिमेन ब्राइट राइट बियॉन्ड द 10 डेज के बाद में भी जो है वो ब्राइट रेड रहता है, इट मे सजेस्ट डिले इन्वॉल्जन, यानी कि इन्वॉल्जन जो है वो डिले है, एंड रिटेन्ड प्लेसेंटल टिश्यू, प्लेसेंटा जैसे वहां से हटा है तो अभी भी टिश्यू जो है वहां पे प्रेजेंट है। ठीक है, देन सेकेंड आ जाता है एक्सेसिव ब्लीडिंग। एक्सेसिव ब्लीडिंग इन द सेंस अगर हेलिंग प्रॉपर नहीं है, ठीक है, और 1 घंटे के अंदर एक पेड जो है वो ज्यादा गीला हो रहा है, या एक पेड से ज्यादा गीला हो रहा है, वो किसके अंदर इंक्लूड होगा, वो कहेगा कि वहां पे ब्लीडिंग जो है वो ज्यादा है। तो ब्लीडिंग ज्यादा है तो वो भी एक कॉम्प्लिकेशन है। यहाँ पे नॉर्मल लोचिया जो है वो धीरे धीरे ग्रेजुअली जो है वो कम होता रहता है, लेकिन यहाँ पे जो है वो कम नहीं हो रहा, बल्कि ब्लीडिंग उतनी की उतनी है। सोकिंग ए पेड विथ एन आवर्स इट इंडिकेटेड पोस्टपार्टम हेमरेज, पोस्टपार्टम हेमरेज को जो है वो इंडिकेट करता है अगर ब्लड ज्यादा आ रहा है। नेक्स्ट, फाउल स्मेलिंग लोचिया। मैंने आपकी थोड़ी देर पहले क्या बताया था कि नॉर्मल स्मेलिंग होती है, ठीक है ना, बिल्कुल जो है वो फाउल स्मेल नहीं होता है, बिल्कुल नॉर्मल स्मेल होती है। अगर फाउल स्मेलिंग आ रही है तो वो इंडिकेशन करता है किसका, इन्फेक्शन का। और इन्फेक्शन क्या होगा दोस्तों, एंडोमेट्राइटिस। ठीक है, एंडोमेट्राइटिस 3 लेयर होती है हमारे पास में, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम। ठीक है, तो पेरीमेट्राइटिस हो गया, बाहर आउटर लेयर में इन्फ्लामेशन हो रहा, अब आउटर लेयर का तो कोई काम ही नहीं है। मायोमेट्राइटिस हो गया हमारे पास में मिडिल लेयर का, और लास्ट आगे एंडोमेट्राइटिस, यानी कि जो अंदर इंटरनली लेयर है उसमें इन्फ्लामेशन हो गया, तो फाउल स्मेलिंग आएगी। देन ए सडन इंक्रीजिंग ब्लीडिंग आफ्टर हैड ए डिक्रीज क्लाउड सजेस्ट सेकेंडरी पीपीएच। देखो हम पढ़ेंगे पोस्टपार्टम हेमरेज पढ़ेंगे, तो 2 पोस्टपार्टम हेमरेज होते हैं। कौन कौन सा, एक होता है प्राइमरी पोस्टपार्टम हेमरेज और एक होता है सेकेंडरी पोस्टपार्टम हेमरेज। प्राइमरी पोस्टपार्टम हेमरेज होता है हमारे पास में कि नॉर्मली डिलीवरी के जस्ट बाद में जो है वो ब्लीडिंग ज्यादा हो रही है, उसको हम बोलते हैं प्राइमरी पोस्टपार्टम हेमरेज। पोस्टपार्टम तो समझते हो, यानी कि डिलीवरी के बाद में अगर ब्लीडिंग ज्यादा हो रही है तो उसको बोलते हैं पोस्टपार्टम हेमरेज। हम पढ़ेंगे एपीएच पीपीएच दोनों हम पढ़ेंगे, ठीक है, उसमें और डिटेल से हम देखेंगे। तो डिलीवरी के बाद जो हो ब्लीडिंग नॉर्मली 500 ml तक तो होती होती है, ठीक है, लेकिन अगर उससे भी ज्यादा होती है तो हम उसको पोस्टपार्टम हेमरेज को जो है वो इंडिकेशन दे देते हैं। ठीक है, तो एक होता है प्राइमरी इन द सेंस कि इमीडिएटली उसी टाइम पे डिलीवरी के जस्ट बाद में जो ब्लीडिंग हो रही है उसको बोलते हैं प्राइमरी। सेकेंडरी कब होती है, एक बार रुक गई है, ठीक है, लेकिन उसके बाद काफी लंबे समय के बाद में अगर ब्लीडिंग ज्यादा हो रही है उसको बोलते हैं सेकेंडरी पोस्टपार्टम हेमरेज। तो हमारे पास में लोचिया धीरे धीरे जो है वो डिक्रीज हो गया। ठीक है, डिक्रीज होने के बाद सडनली जो है वो डिक्रीज हो गया, लेकिन कुछ समय बाद जो है वो सडनली जो है वो इंक्रीज होता है। ठीक है, वो होता है हमारे पास में सेकेंडरी पोस्टपार्टम हेमरेज को जो है वो इंडिकेट करेगा। क्लियर है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में क्लिनिकल इंपॉर्टेंस ऑफ लोचिया। क्लिनिकल इंपॉर्टेंस जो है वो क्या क्या होती है, लोचिया आपने पढ़ा तो क्या क्या क्लिनिकल इंपॉर्टेंस होती है। तो देखो इनडायरेक्टली लोचिया की जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। ये सारी चीजों को, अंदर क्या चल रहा है, यूट्रस के अंदर जो है वो क्या चल रहा है, उन सब चीजों की जो है वो इंडिकेशन यही देता है। भाई लोचिया किस कलर का आ रहा है, कितनी हीलिंग हो रही है, कितने अमाउंट में आ रहा है, किस कलर का आ रहा है, किस तरीके की स्मेल आ रही है, टिश्यू आ रहे हैं या नहीं आ रहे, ब्लड क्लोट्स कब तक आ रहे हैं, लंबे समय तक भी आ रहे हैं। तो जितनी भी हमारे पास में अंदर यूट्रस जो हो रहा है हमारे पास में नॉर्मल अपनी कंडीशन में आ रहा है, तो वो यूट्रस अपनी नॉर्मल कंडीशन में आ रहा है, तो उसकी सारी इंफॉर्मेशन जो है वो कौन देता है, लोचिया देता है। ठीक है, तो देखो मॉनिटरिंग लोचिया इज द क्रूशियल फॉर डिटेक्टिंग पोस्टपार्टम कॉम्प्लिकेशन। ठीक है, लोचिया जो है वो क्रूशियल डिटेक्ट करता है पोस्टपार्टम कॉम्प्लिकेशन को। ए हेल्थ केयर प्रोवाइडर कैन असिस्ट द मदर रिकवरी बाय ऑब्जर्विंग लोचिया अमाउंट, ओड्यूर एंड कलर। देखो
कितनी अच्छी लाइन लिखी, ए हेल्थ केयर प्रोवाइडर कैन असेस, यानी कि हेल्थ केयर प्रोवाइडर जो है वो असेस कर लेता है, लोचिया के कलर से ही जो है वो, अमाउंट से ही और उसकी स्मेल से ही असेस कर लेता है कि मदर की रिकवरी कितनी हो रही है या किस तरीके से हो रही है। ऑफ कोर्स, तो कितना इंपॉर्टेंस है इसका, ठीक है। लोचिया जिस कलर का आएगा उससे हमें अंदर क्या चल रहा है उसकी सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिल जाती है। तो लोचिया के अमाउंट, कलर और ऑडियो से जो है वो हेल्थ केयर प्रोवाइडर आइडेंटिफिकेशन कर सकता है या अनुमान लगा सकता है, ऑब्जर्व कर सकता है कि अंदर जो है वो हीलिंग किस तरीके की हो रही है। एक्सेसिव और प्रोलॉन्ग्ड ब्लीडिंग में इंडिकेटेड रिटेन प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन, ठीक है, यानी कि लंबे समय तक अगर ब्लीडिंग हो रही है वो किसको इंडिकेशन कर रही है, रिटेन प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन, यानी कि डिलीवरी के बाद में भी कुछ कंटेंट अंदर रह गया, प्लेसेंटा का कुछ कंटेंट जो है वो अंदर रह गया, तो वो एक्सेसिव और प्रोलॉन्ग्ड ब्लीडिंग, यानी कि 5 दिन के बाद में भी अगर ब्लीडिंग चालू है या 10 दिन के बाद में भी ब्लीडिंग आ रही है, तो वो सीधा सीधा इंडिकेशन क्या दे देता है कि कोई भी टिश्यू प्लेसेंटा का या हमारे पास में कहीं कि कोई भी टिश्यू जो हो हमारे पास में यूट्रस के अंदर है, क्योंकि वो टिश्यू अंदर रह गया तभी तो वहां से ब्लड जो है वो बाहर आ रहा है, उसी का तो कंटेंट बाहर आ रहा है। और अगर फाउल स्मेलिंग आ रही है तो वो इंडिकेशन हो जाता है कि कहीं ना कहीं जो है वो इन्फेक्शन है, ठीक है। द असेसमेंट ऑफ लोचिया हेल्प एंश्योर द यूट्रस इज हीलिंग प्रॉपरली एंड दैट देयर इज नो अंडरलाइन कॉम्प्लिकेशन, ठीक है। असेसमेंट, प्रॉपर असेसमेंट ऑफ लोचिया जो है वो एंश्योर कर देता है कि जो हीलिंग जो है वो यूट्रस की हीलिंग जो है वो प्रॉपर हो रही है, अंदर कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है, तो लोचिया जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंडिकेशन जो है वो हमें दे देता है या काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशन जो है वो दे देता है। लास्ट आ गया हमारे पास में नर्सिंग केयर एंड पेशेंट एजुकेशन, ठीक है, क्या क्या नर्सिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और क्या क्या जो है पेशेंट को हम एजुकेशन कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है हमारे पास में कंक्लूजन आ जाएगा। तो नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या है, नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, रेगुलर मॉनिटरिंग द अमाउंट, कलर एंड ऑडियो ऑफ लोचिया। नर्सिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कंटिन्यूस जो हो मॉनिटर करेंगे, ठीक है, कि कितना अमाउंट आ रहा है लोचिया का, किस कलर का आ रहा है और किस स्मेल का आ रहा है, ठीक है ना, स्मेल क्या है लोचिया की, कलर क्या है, अमाउंट क्या है, इन सब की इंफॉर्मेशन जो है वो मॉनिटर कर सकते हैं। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द साइन ऑफ इन्फेक्शन, हैमरेज एंड रिटेन टिश्यू, ठीक है, आइडेंटिफाई करेंगे। नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि लोचिया के द्वारा ही जो वो आइडेंटिफाई करेंगे। और आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, इन्फेक्शन का आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, अगर फाउल स्मेलिंग आती है तो हमें इंफॉर्मेशन मिलती है कि कहीं ना कहीं जो है वो इन्फेक्शन है। अगर हैमरेज है तो ब्लड क्लोट्स हमें देखने को मिलेंगे, क्या देखने को मिलेंगे, ब्लड क्लोट्स जो है वो देखने को मिलेंगे कि अंदर रिटेन जो है वो टिश्यू है या नहीं है, उसका भी हमें जो है वो पता लगेगा। नेक्स्ट, एजुकेट द मदर ऑफ हाइजीन प्रैक्टिस टू प्रिवेंट इन्फेक्शन, ठीक है, डिलीवरी के बाद में जो है वो मदर को एजुकेट करेंगे कि आप अपने इन्फेक्शन को किस तरीके से प्रिवेंट कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो होगी नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब आ जाता है पेशेंट एजुकेशन, पेशेंट को किस तरीके से और क्या एजुकेशन जो हम करेंगे, ठीक है। देन पहली चीज आएगी चेंज सैनिटरी पैड फ्रिक्वेंटली टू मेंटेन हाइजीन, यानी कि उसको हम बताएंगे कि आप अपने सैनिटरी पैड को जो है वो कंटिन्यूसली जो है वो चेंज करते रहे, हर 2 घंटे में या हर 1 घंटे में, जिस तरीके से आपको लगे कि पैड जो है वो फिल हो गया, भर चुका है, तो उस पैड को फ्रिक्वेंटली जो है वो चेंज करें ताकि हाइजीन मेंटेन हो सके, क्योंकि एक ही पैड पूरे दिन लगेगा तो वहां पे हाइजीन मेंटेन नहीं होगी और इन्फेक्शन के चांसेस जो है वो ज्यादा होंगे। तो उसको जो है वो हमारे पास में ये कहेंगे कि आप उसको जो है वो रखें, ठीक है, मेंटेन हाइजीन रखें। नेक्स्ट, अवॉइड टेम्पोन्स एज दे इंक्रीज रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, यानी कि टेम्पोन्स को जो है वो अवॉइड करेंगे। अब टेम्पोन्स क्या है वो मैंने आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो है वो पढ़ाया था, ठीक है, यूट्यूब पे मेंस्ट्रुअल साइकिल मिल जाएगा, या फिर मैं बताता हूँ कि इस तरीके का आपने देखा होगा, आजकल चलन भी है, एक इस पे थ्रेड से आता है, इस तरीके का जो है वो एक रोलर बेड जो है वो पैड आता है, यूं समझो एक रोलर पैड आता है, आप गूगल करोगे, मेरे पास इमेज भी होगी, मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। तो वो जो है वो टेम्पोन्स को अवॉइड करना चाहिए। टेम्पोन्स को अवॉइड क्यों, क्योंकि ये एक तरीके से ये क्या होता है, ये हमारे पास में जो है बैंडेज ही होती है। होता क्या है, शुरू से समझो कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में आजकल इसको यूज में ले गए, मेंस्ट्रुएशन साइकिल के अंदर जो है वो आजकल पैड यूज में लेते हैं, लेकिन जो मॉडल लेडीज है या जो लड़कियां हैं वो टेम्पोन्स का भी यूज में लेते हैं। टेम्पोन्स क्या आता है, वेजाइना के अंदर, इसको जो है वेजाइना के अंदर जो है वो डाल के रखते हैं। उससे क्या होता है कि जो भी ब्लड आया वो सारा का सारा ये सोकेबल हो जाता है, ठीक है, ये सोक कर लेते हैं, फिर इस टेम्पोन्स को हटा देते हैं। इतना मान के चलिए जस्ट इस तरीके से होता है, ये जैसे हमारे पास में स्पीकर का है तो ये टेम्पोन्स है, ये इसके ऊपर थ्रेड लगा हुआ, ये टेम्पोन्स जो है वो हमारे पास में वेजाइना के अंदर डालते हैं ताकि जो भी ब्लड आए बाहर वो वेजाइना जो है वहां पे कलेक्ट हो जाएगा और इस टेम्पोन्स को, जैसे पैड को रिमूव हटाते हैं वैसे टेम्पोन्स को हटाते हैं। लेकिन अगर कोई डिलीवरी वाली लेडीज है उसको टेम्पोन्स यूज में नहीं लेना चाहिए, क्यों, क्योंकि एक तो ब्लीडिंग ज्यादा होती है,
वेजाइना की साइज भी बहुत बड़ी होती है, तो टेम्पोन्स एक जगह फिक्स भी नहीं होगा, ठीक है। और ये जो है वो रिस्क होता है, ये इन्फेक्शन को जो है वो और ज्यादा बढ़ा देता है। तो अवॉइड टेम्पोन्स, टेम्पोन्स नहीं लेना, आपको पेड काम में ले सकते हैं। तो ये एजुकेशन जो है वो उस फीमेल को देनी है कि टेम्पोन्स काम में नहीं लेना है, आप जो है वो पेड काम में ले सकते हो। क्लियर। नेक्स्ट, मेंटेन प्रॉपर पेरिनियल हाइजीन, ठीक है। पेरिनियल हाइजीन इन द सेंस कि जहां पे हमारे पास में वेजाइना, देन उसके बाद जो है हमारे पास यूरेथ्रा, वहां की जो है वो हाइजीन मेंटेन करनी है। प्रॉपर वॉशिंग करना है विथ वार्म वाटर आफ्टर यूरिनेशन, हर बार जब पेशाब या हम कहें यूरिनेशन के बाद भी जो है वार्म वाटर का यूज में लेना है। देन गेट एडुकेट रेस्ट एंड सपोर्ट टू सपोर्ट रिकवरी, प्रॉपर जो है वो रेस्ट करना है। भाई यूट्रस, सारे के सारे यूट्रस है या जितने भी हमारे पास में जो ऑर्गन्स हैं, ठीक है, जो डिलीवरी के अंदर थे, वो सारे के सारे बड़े हुए हैं, तो उसके लिए कंप्लीट रेस्ट दिया जाता है। इसलिए तो कहते हैं कि डिलीवरी के बाद जो है वो रेस्ट दिया जाता है, ताकि सारे ऑर्गन्स जो है वो अपनी नॉर्मल जगह पे जो है वो फिक्स आ जाए। आपने भी देखा होगा कि 1 महीने तक जो है वो कंप्लीट रेस्ट दिया जाता है, गाँव के अंदर भी जो है वो दिया जाता है। 1 महीने का कंप्लीट रेस्ट इसलिए दिया जाता है कि जो इन्वोल्जन की प्रोसेस है, या हम कहें कि जो सारे ऑर्गन जो हमारे पास में डिलीवरी के अंदर काम आए थे, वो वापस अपनी नॉर्मल रिकवरी हो सके। देन सिक मेडिकल हेल्प इफ एक्सप्रेशन हैवी ब्लीडिंग, ठीक है। देन उसके बाद अगर आपको लगता है, या उस लेडीज को या उस पेशेंट को बोलेंगे कि आपको लगता है कि हैवी ब्लीडिंग है, या फाउल ओड्यूर है, या फीवर है, या सीवियर एब्डोमिनल पेन है, तो तुरंत जो है वो आपको मेडिकल हेल्प लेने की जरूरत है। अगर नॉर्मल ब्लीडिंग आ रही है डिलीवरी के बाद में, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कलर चेंजेस हो रहा है, पहले रेड था, फिर हमारे पास में जो है वो पिंकिश ब्राउन हुआ, फिर उसके बाद जो है व्हाइटिश येलो हुआ, तो नॉर्मल कलर चेंजेस हुआ, तब तक कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ब्लीडिंग ज्यादा हो रही है, ठीक है, और फाउल ओड्यूर है, मतलब कहीं ना कहीं इन्फेक्शन है, और फीवर हो गया, तो इन्फेक्शन में फीवर तो आता ही है, या सीवियर एब्डोमिनल पेन हो गया, तो तुरंत जो है वो आपको मेडिकल हेल्प की सहायता लेनी है, ठीक है। तो ये एजुकेशन है। नर्सिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको मैंने बता दी कि नर्सिंग में क्या क्या चीजें, लोचिया को चेक करेंगे, इन्फेक्शन को आइडेंटिफाई करेंगे, हाइजीन के बारे में बताएंगे, और पेशेंट के एजुकेशन में बताएंगे कि किस तरीके से पैड कब कब चेंजेस करने हैं, टेम्पोन्स का यूज नहीं लेना है, किस तरीके से वॉश करना है, रेस्ट करना है, और कोई भी एबनॉर्मलिटी आए तो इमीडिएटली जो है वो हेल्थ केयर प्रोवाइडर या हॉस्पिटल की सहायता लेनी है। कंक्लूजन की बात करें तो लोचिया इज द नॉर्मल पोस्टपार्टम डिस्चार्जेज दैट प्ले एन इसेंशियल रोल फॉर यूट्रन हेल्प। ऑफ कोर्स ये चीज़ हमने शुरुआत में कर दी थी कि लोचिया जो है वो नेचुरल पोस्टपार्टम डिस्चार्ज होता है, जो कि नॉर्मल प्रोसेस है, और असेंशियल रोल प्ले करते हैं यूट्रन हेलिंग में। अंडरस्टैंडिंग इट्स नॉर्मल प्रोग्रेशन एंड आइडेंटिफिकेशन एबनॉर्मल साइन कैन हेल्प अर्ली डिटेक्शन ऑफ पोस्टपार्टम कॉम्प्लिकेशन, ठीक है। यानी कि नॉर्मल प्रोग्रेशन का साइन हम इसमें लोचिया में हम देख सकते हैं, और कोई भी एबनॉर्मल साइन होता है उसको हम अर्ली डिटेक्शन कर सकते हैं। पोस्टपार्टम कॉम्प्लिकेशन का कोई भी एबनॉर्मल साइन है वो हम लोचिया के द्वारा देख सकते हैं। प्रॉपर पोस्टपार्टम केयर एंड हाइजीन के एक की रोल फ्रॉम द रिकवरी। अब देखो, प्रॉपर अगर पोस्टपार्टम जो है वो केयर कर रहे हो, हाइजीन मेंटेन कर रहे हो, तो ये हमारे पास में जो है वो रिकवरी में बहुत ही ज़्यादा जो है वो हेल्प करती है। क्लियर है। तो ये कंक्लूजन था। हमने स्टार्ट किया था दोस्तों लोचिया। तो लोचिया जो है हमारे पास में 3 स्टेज में, लोचिया जो है वेजाइनल डिस्चार्ज होता है चाइल्ड बर्थ, डिलीवरी के जस्ट बाद की से लेके जो हमारे पास में वेजाइनल का जो डिस्चार्ज होता है उसको हम कहते हैं लोचिया। ये बेसिकली 4 to 6 वीक तक का होता है, 1 से 1.5 महीने तक का होता है। इसको हमने 3 स्टेज में दिया था, लोचिया रूब्रा, लोचिया सीरोसा और लोचिया एल्बा। सबसे पहली स्टेज लोचिया रूब्रा थी, जो कि रेड कलर की होती है। इसमें हमारे पास में आरबीसी सबसे ज़्यादा होती है, ब्लड क्लॉट्स निकलते हैं क्योंकि कोई भी टिश्यू वहाँ पे प्रेजेंट होता है। म्यूकस और सीरेस की क्वांटिटी जो है वो कम होती है, आरबीसी सबसे ज़्यादा होती है, 3 to 5 डेज में होता है। सेकेंड हमने आपको कहा था लोचिया सीरोसा, इसके अंदर हमारे पास में जो है वो 4 to 10 डेज का होता है। इसमें येलो, व्हाइटिश येलो होता है क्योंकि इसमें सीरस फ्लूइड सबसे ज़्यादा होता है। इसमें आरबीसी कम होती है, डब्ल्यूबीसी जो है वो ज़्यादा होती है। क्लियर है। उसके बाद आ गया हमारे पास में सबसे लंबी स्टेज, दैट इज कॉल्ड लोचिया अल्बा, जो कि हमारे पास में 10 डेज से लेके 4 to 6 वीक तक होती है। ये सबसे लंबी होती है। इसमें हमारे पास में कलर जो है वो हमारे पास में क्या होता है, ये कलर जो है वो व्हाइटिश येलो होता है, और धीरे धीरे जो है वो फ्रीक्वेंसी भी कम हो जाती है, ये सारी चीज़ें। देन उसके बाद में नॉर्मल लोचिया हमने पढ़ लिया, एबनॉर्मल लोचिया पढ़ लिया। नॉर्मल लोचिया में कोई स्मेल नहीं आती है, फ्रीक्वेंटली पहले रेड होता है, फिर पिंकिश ब्राउन, फिर जो है वो येलोस आ जाता है। जबकि एबनॉर्मल जो है वो फाउल स्मेलिंग होगी, ब्लड क्लॉट होगा, ये सारी चीज़ें होगी, स्मेलिंग होगी, ये सारी चीज़ें होगी। देन उसके बाद नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है उसके बारे में हम डिस्कस किया कि लोचिया जो है वो इनडायरेक्टली बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देता है। पेशेंट को हम क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी या क्या क्या जो है वो एजुकेशन दे सकते हैं उसके बारे में डिस्कस किया। उसके बाद में जो है वो हमने कंक्लूजन देखा।
और इसी के साथ जो हमारे पास में आज की क्लास जो है वो फिनिश होती है। जो बच्चों को सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है और कहाँ से क्वेश्चन निकल के आते हैं, उन सब के बारे में मैंने बहुत अच्छे तरीके से जो है वो प्रकाश डाला। ऑफकोर्स आपको ये क्लास जो है फिनिश आएगी। तीनों स्टेज को जिस तरीके से मैंने आपको जो है वो एक्सप्लेन किया, उसी तरीके से आपको जो है माइंड में फिक्स कर लेना है और उसी तरीके से आपको जो है वो याद करना है और इसी तरीके से जो है वो आपको एग्जाम में जो है वो फिनिश करके आना है। क्लास कैसे लगी उसके बारे में 2 शब्द जो है वो जरूर कहिएगा, क्योंकि दोस्तों ऑफलाइन क्लास में तो क्या होता है, हम डायरेक्ट आपसे इंटरेक्शन होते हैं, इसलिए हमें पता होता है कि आप क्या पूछना चाह रहे हो या आपको कितना समझ में आया। ऑनलाइन क्लासेज में इंफॉर्मेशन या फीडबैक का सिर्फ एक ही पाथ होता है, वो होता है कमेंट में। ठीक है, कमेंट में कोई पैसा नहीं लगता और शर्म की कोई बात नहीं है। ठीक है, कमेंट कर रहे हो, कोई गाली नहीं दे रहे हो। ठीक है, तो कमेंट आप कर सकते हो, आपकी आइडेंटिफिकेशन भी किसी को कोई पता नहीं चलती है। ठीक है, तो आप कमेंट तो अच्छे तरीके से कर सकते हो। क्लास के अंदर तो फिर भी शर्मा के आप जो हो वो चीज़ नहीं बता सकते हो, तो कमेंट में कैसे क्लास लगी, कैसे आपको इन्फॉर्मेशन लगी, क्या हम इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, उसके बारे में जरूर बताएगा। इसी के साथ आज ही क्लास को जो है वो फिनिश करते हैं। नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक दोस्तों ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे। थैंक यू सो मच।